ऑप्टिक नर्व में से एमसीक्यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले। तो इसमें ये होता है कि ये लेमिना क्रिब्रोजा से लेके ना ऑप्टिक कियास्मा पे ख़त्म होती है, ठीक है। तो इसमें एमसीक्यू हम देखेंगे कि वहाँ कहाँ तक ऑप्टिक नर्व कहाँ तक होती है। तो ऑप्टिक कियास्मा तक ही होती है, फिर ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और इसकी जो ऑप्टिक डिस्क में हमारे पास ये होता है ना, डिस्क होती है, उसके दरमियान में ऑप्टिक कप होता है, ठीक है। तो ये हमने ग्लोकोमा के चैप्टर में डिस्कस किया था। वहाँ पे लिखा हुआ है ये कि जो नॉर्मल कप टू डिस्क रेशो होती है वो कितनी होती है, 3/10 होती है, ठीक है। तो हम इसको 3/10 भी कह सकते हैं, और अगर हम इसको काट के लिखें ऐसे तो 1/3 भी कह सकते हैं। तो ये भी एमसीक्यू आया हुआ है कि नॉर्मल कप टू डिस्क रेशो क्या होता है, 1:3, ठीक है, या 3:10। अब ऑप्टिक नर्व जो होती है ये आपको पता है कि इसमें कौन कौन सी डिजीज़ हम पढ़ेंगे, वेस्कुलर डिस्टर्बेंसेस, इन्फ्लेमेशन, डीजनरेशन, ट्यूमर्स, कंजेनिटल एनोमलीज। जिसमें से पेपिलिडीमा होता है। इन्फ्लेमेशन में वी हैव द पेपिलाइटिस, वी हैव द रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस एंड न्यूरोरेटिनाइटिस। और क्रोनिक में वी हैव द टॉक्सिक एम्ब्लायोपियास, ठीक है। टॉक्सिक एम्ब्लायोपियास एक्चुअली ये कुछ ड्रग्स की वजह से होता है, लाइक मिथाइल अल्कोहल, लाइक इथाइल अल्कोहल, लाइक हमारे कुछ जैसे ड्रग्स होते हैं, लाइक आपने पढ़ा होगा इथैम्ब्यूटल जो होता है हम टीबी के लिए देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि टीबी में जो इथैम्ब्यूटल दे रहे होते हैं हमारे आई को डैमेज कर रहा होता है। इस तरह से कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो टॉक्सिक एम्ब्लायोपियास करवा रही होती हैं। डी जनरेशन में ऑप्टिक एट्रोफी होती है, जो कि हम देखेंगे। ट्यूमर्स में भी हैव द ग्लायोमा, जो कि एमसीक्यू में आया हुआ है, उसके बारे में हम देखेंगे थोड़ा सा। कंजेनिटल एनोमलीज जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले वी हैव द पेपिलिडीमा। पेपिलिडीमा के हम जो है जितोई से ही देखेंगे इसको। अच्छा, अब ये जो सूडोन्यूराइटिस होता है इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। सूडोन्यूराइटिस ये डीडी है पेपिलिडीमा का कि इसमें होता क्या है कि हाइपरमेट्रोपिया की वजह से, क्योंकि आपको पता है उसमें हमारी आई बहुत छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी इमेज जो होती है वो पीछे जाके बन रही होती है रेटिना के, ठीक है। इसमें लेमिना क्रिब्रोजा जो होता है, क्योंकि आई छोटी होती है तो लेमिना क्रिब्रोजा स्मॉल हो जाता है। वो स्मॉल होने की वजह से नर्व फाइबर जो है एक जगह पे जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना ये हमारे पास होता है, इसको कहते हैं सूडोन्यूराइटिस। होता न्यूराइटिस नहीं है, लेकिन वो हाइपरमेट्रोपिया की जैसे फील होता है। एंटीरियर इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी, इसके कुछ कॉजेज़ हैं जो जतोई में ये सारे नहीं लिखे हुए। हम इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एमसीक्यूज़ में ये आपने कॉजेज़ साथ लिखने हैं कि स्वीयर एनीमिया भी हो सकता है, आफ्टर मैसिव हैमरेज भी हो सकता है, और एक्यूट अटैक ऑफ क्लोज एंगल ग्लूकोमा भी होता है। ये मैं एमसीक्यू सॉल्व करते हुए ना आपको लिखवा दूंगी फिर से। रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस में से जो एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे वो ये कि इसमें मार्कस गन प्यूपिल होता है। मार्कस गन प्यूपिल होता है, और ये कि ये मोस्टली क्या होता है, यूनिलेटरल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, यूनिलेटरल मोस्टली होता है। और इसके जो डीडीज़ होते हैं ना रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस के, वो मिलिंगरिंग होती है और हिस्टेरिया होता है, ठीक है। ये एमसीक्यू में आया हुआ है कि इसके डीडीज़ क्या होते हैं रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस के, हिस्टेरिया और मिलिंगरिंग, और इसके अलावा एंटीरियर इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी। अच्छा, अब ये जो रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस होता है इसकी करैक्टरिस्टिक चीज़ ये होती है कि इसमें ना हमारी जो आरएपीडी होती है ना वो कंफर्म प्रेजेंट होती है, ठीक है। मतलब मार्कस गन प्यूपिल जॉ बार बोल रही हूँ, मार्कस गन प्यूपिल जो कि एक्चुअली आरएपीडी होती है वो इसमें प्रेजेंट होती है। इट इज़ अ डायग्नोस्टिक साइन, ठीक है। इट इज़ अ डायग्नोस्टिक साइन फॉर द रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस। तो ये हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। किसी डीजीज मैंने आपको बता दिए हैं। अच्छा, इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी हम देख लेते हैं कि इसमें हम क्या देते हैं। ये भी ट्रीटमेंट भी आया हुआ है एमसीक्यू में कि इसमें हम क्या देते हैं। रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस में वेजोडाइलेटर्स देते हैं, वाइटामिन देते हैं, विटामिन B1, B2, B12, और रेट्रोबल्बर इंजेक्शन देते हैं डेक्सा का, ठीक है। तो ये सारे इसके ट्रीटमेंट में आते हैं, तो ये आपने याद रखने हैं। टॉक्सिक एम्ब्लायोपियास मैंने आपको बताया, इसमें डिफरेंट हमारे ये कॉजेज़ होते हैं, टोबैको वगैरह। इसमें से जो एमसीक्यू हम देखेंगे वो देखेंगे मिथाइल अल्कोहल का, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल में एक्चुअली होता है कि मिथाइल अल्कोहल की पॉइजनिंग की वजह से जो लोग ये अल्कोहल पीते हैं ना उन मिथाइल अल्कोहल में फॉर्मेल्डिहाइड होता है, जो कि एक्चुअली हमारे लिए टॉक्सिक होता है, ठीक है। और ये हमारी इस तरह से उस तरह रेटिना को डैमेज वगैरह कर रहा होता है मिथाइल अल्कोहल, और इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो हम क्या करते हैं, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो इथाइल अल्कोहल होता है, गैस्ट्रिक लिवाज होता है, और अल्कली देते हैं हम इसमें। तो ये ट्रीटमेंट भी एमसीक्यूज़ में हम देखेंगे, ठीक है। और क्लोरोक्वीन जो होती है ये आपको पता है एंटी मलेरियल ड्रग होती है। इसकी करेक्टरिस्टिक आई के ऊपर जो लीगन बनती है उसको हम कहते हैं बुल्स आई
लीजन, ठीक है, बुल्स आई लीजन, ये भी हम एमसीक्यू में देखेंगे। ये अपने जतोई में पता है क्या किया करें, ये अपने जतोई का जो बिल्कुल फर्स्ट पेज है उसके अंदर इस तरह के एमसीक्यूज़ नोट कर लिया करें पॉइंट्स की फॉर्म में। मैंने लिख लिए हुए हैं जो मुझे लग रहे हैं कि जतोई में नहीं लिखे हुए, उनको मैं ऐसे लिख लेती हूँ। फिर ये होता है कि हम जब रिवाइज़ करते हैं तो उनको रिवाइज़ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं पेपर में रिवाइज़ कर लूँगी कि बुल्स आई पेन जो होती है वो क्लोरोक्वीन में होती है, ठीक है। बस उसके बाद जो एथेम्ब्यूटोल होता है ये भी एक्चुअली क्या करवा रहा होता है, ये भी हमारे टॉक्सिक एम्ब्लायोपिया करवा रहा होता है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा भी होगा, जो एंटी टीबी ड्रग्स देते हैं वो, ठीक है। और इसके अलावा ऑप्टिक एट्रोफी की बात करेंगे हम। ऑप्टिक एट्रोफी में क्या होता है कि जितनी भी हमने कॉजेज़ पढ़ी हैं, पेपिलिडिमा, पेपिलाइटिस, जितनी भी रेटिना को डैमेज करी हैं, अल्टीमेटली उन्होंने हमारी ऑप्टिक नर्व की एट्रोफी करवा देनी है, मतलब उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना, ठीक है। तो उसके डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं जो कि आपके जतोई में लिखे हुए हैं 4, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कॉजेज़ हैं उन्होंने बताए हुए हैं, प्राइमरी हो सकती है, सेकेंडरी हो सकती है, कंसेक्यूटिव हो सकती है, पोस्ट न्यूराइटिक हो सकती है, इस्केमिक हो सकती है, टॉक्सिक हो सकती है, ग्लाकोमेटस हो सकती है, ठीक है। अब जो प्राइमरी होती है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि जो प्राइमरी होगी उसमें हम क्या देखेंगे। देखिए प्राइमरी सिंपल है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये कि प्राइमरी जो होती है, ये जतोई में आपका टेबल भी बना हुआ है इनके दरम्यान में डिफरेंस का, आपके ऑप्टिक नर्व के बिल्कुल एंड वाला जो पेज है ना उसके ऊपर, लेकिन उन्होंने 4 के दरमियान में डिफरेंस था। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बताऊंगी कि प्राइमरी जो होती है वो उसमें रेट्रोबल्बर लीजन होती है। रेट्रोबल्बर मींस फॉर एग्जांपल किसी को जो है रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस है, ठीक है, वो जो कि मल्टीपल सेक्लेरोसिस में होता है, आपको पता है ना रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस जो है वो किस में होता है, मल्टीपल सेक्लेरोसिस में, ठीक है। तो प्राइमरी में वो आ जाएगा। सेकेंडरी में जो हम डिस्कस करेंगे वो ट्रॉमा इन्फ्लेमेशन की वजह से होगा, ठीक है। लेकिन आपकी जतोई में इन्होंने सेकेंडरी को लिखा हुआ है कि वो हमारी पेपिलाइटिस वगैरह की वजह से होता है, नहीं होता, उनकी वजह से नहीं होता, ठीक है। सेकेंडरी जो होता है वो ट्रोमा और इन्फ्लेमेशन वगैरह की वजह से होगा। कंसेक्यूटिव जो होगा, कंसेक्यूटिव मीन्स के इसमें हमारी साथ में कोई रेटिना की जो है इन्वॉल्वमेंट होगी, रेटिना की कोई डिजीज़ होगी जिसने हमारी ऑप्टिक एट्रोफी करवा दी होगी, ठीक है। पोस्ट न्यूराइटिक में आ जाएगा कि इसमें हमारा पोस्ट न्यूराइटिक में आएगा पेपिलिडीमा और पेपिलाइटिस, ठीक है, जो कि हम जतोई में सेकेंडरी में लिखा हुआ है लेकिन सेकेंडरी में एक्चुअली दूसरे होते हैं। इस्कीमिक में सिंपली इस्कीमिया होगा, टॉक्सिक में सिंपली वो जो हमने अभी टॉक्सिक एम्ब्लायोपियास डिस्कस किए हैं जिसमें मिथाइल अल्कोहल वगैरह थे उनकी वजह से, और ग्लोकोमेटिस में समझ आ रही है कि ग्लोकोमा की वजह से होगा, ठीक है। तो प्राइमरी में देखें सिंपल रेट्रोबल्बर कोई भी प्रॉब्लम हो उसको प्राइमरी कहेंगे, ठीक है। सेकेंडरी में जो एट्रोफी होगी वो आपको नज़र आ रही है कि इसमें एक्चुअली हमारे कॉजेज़ होते हैं द इंजरी, ठीक है, या डायरेक्ट प्रेशर, ये देखें इंजरी या डायरेक्ट प्रेशर, ठीक है, इसकी वजह से। और कंसेक्यूटिव में देखें कि हमारी जो रेटिनल डिजीज़ होती हैं वो इसमें आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एटसेट्रा, ठीक है। और पोस्ट न्यूराइटिक में देखें यहाँ पे लिखा हुआ है पेपिलिडीमा और पेपिलाइटिस, ठीक है, इसकी वजह से एट्रोफी होती है। इस्कीमिक में जो है ये कराओ वगैरह जो होते हैं सेंट्रल रेटिनल आर्टरी वो आ जाते हैं। टॉक्सिक में टॉक्सिक एम्ब्लायोपियाज है और ग्लाकोमाटिस में वो है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। और ट्यूमर्स में जो एमसीक्यूज में हम देखेंगे वो है ग्लायोमा जो होता है ये कंजेनिटल ट्यूमर होता है और 2 to 5 ईयर्स में होता है। ये आपका ना ऑर्बिट वाले चैप्टर में लिखा हुआ है ग्लायोमा ट्यूमर, ठीक है, और ऑप्टिक ग्लायोमा उसका नाम लिखा हुआ है इन्होंने। उसमें भी इन्होंने लिखा हुआ है कि ये फर्स्ट ब्रैकेट में होता है, मींस 2 to 5 ईयर्स में होता है। कंजेनिटल ट्यूमर वहाँ पे लिख लें और वहाँ पे लिख लें कि ये सेल्फ लिमिटिंग और गुड प्रोग्नोसिस का होता है। और जो तोई में ये भी इसका ट्रीटमेंट लिखा हुआ है कि हम इसको जो है ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि अभी हमने ट्यूमर को देखा साथ ही हमने निकाल दिया, हमने इसको ऑब्जर्व करते रहना है। स्लोली ग्रोइंग होता है, सेल्फ लिमिटिंग होता है, इसका गुड प्रोग्नोसिस होता है, ठीक है। तो ये नहीं है कि इस ट्यूमर को निकालने के लिए हमने सारी तैयारी कर लेनी है, नहीं। तो ये 3 चीज़ें हैं जो एमसीक्यूज़ में हम देखेंगे, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह आपसे एमसीक्यूज़ जो हैं वो जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। ऑप्टिक नर्व एक्सटेंड्स अप टू, कहाँ तक एक्सटेंड करता है, मैंने आपको बताया था कि ये लेमिना क्रिब्रोसा से स्टार्ट होता है, ऑप्टिक क्याज़्मा तक जाती है, ठीक है। ये हो गया। सडन लॉस ऑफ विजन अकर्स इन द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब अपनी बुक में खोल के अगर देखें आप सडन लॉस ऑफ विजन किस में होती है, तो आपने सेंट्रल रेटिनल आर्टरी का अगर चैप्टर खोल के टॉपिक खोल के देखें तो उसमें लिखा हुआ है, वो आपने पढ़ा भी हुआ है, एमरोसिस फ्यूगस होता है, उसमें सेंट्रल सडन लॉस ऑफ विजन होती है, पेनलेस, ठीक है। तो उसमें ये लिखा हुआ है। सेंट्रल रेटिनल वेन इक्लूजन के चैप्टर को खोल के देखें, टॉपिक को खोल के देखें, वहाँ पे भी लिखा हुआ है सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस का टॉपिक खोल के देखें, उसमें भी क्या होता है, सडन विजन लॉस
होती है, ठीक है, ऑप्टिक न्यूराइटिस में। लेकिन पेपिलिडीमा में क्या होता है कि पेपिलिडीमा में स्लो विजन लॉस हो रही होती है। पेपिलिडीमा का चैप्टर टॉपिक खोल के देखें, उसमें उन्होंने डिफरेंट स्टेजेस बताई हुई हैं, और जो लास्ट बिल्कुल स्टेज होती है जिसमें बिल्कुल एट्रोफी हो जाती है, वहाँ पे जाके पूरी विजन जाती है। मींस उसकी स्टेजेस में जाके विजन लॉस होती है, प्रोग्रेसिव होती है, और आहिस्ता आहिस्ता विजन लॉस हो रही होती है, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा? पेपिलिडीमा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस इज। अब रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस क्या होता है? जिसमें हमारी ऑप्टिक नर्व, मतलब कि जहाँ से ऑर्बिटल पार्ट होता है ऑप्टिक नर्व का, मतलब कि जो अब ऑर्बिट में जा रही होगी, वहाँ पे न्यूराइटिस है जो हमें मतलब रेट्रोबल्बर क्या है, मतलब कि उस ऑप्टिक डिस्क के पीछे सारा काम हो रहा है। हम अगर फंडोस्कोपी से देखेंगे तो हमें वो नज़र नहीं आएंगी, कोई भी फंडस की चेंजेस नज़र नहीं आ रही होंगी। सिंपल सी इसकी बात ही है। इसके बारे में हमने ये भी देखा कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जो है रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस हो रहा होता है। इसके बारे में हमने अभी जो पीछे देखा वो ये कि इसमें RAPD प्रेजेंट होती है, मार्कस गन जो प्यूपिल होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हमने कुछ इसकी चीज़ें देखी थी कि इसमें हिस्टेरिया जो होता है उससे रिसेम्बल कर रहा होता है। ये हमें मिलिंगरिंग के लिए लोग इसको लेते हैं। तो इसकी कुछ डीटीज हमने देखे थे, कुछ आपको याद आया होगा। तो इसमें हमें क्या मिलता है? हाइपरीमिया मिलती है ऑप्टिक डिस्क की? नहीं मिलती, वो तो सारा पीछे काम हो रहा है, छुप छुप के हो रहा है, ठीक है। सिलियरी कंजेशन मिलती है? नहीं मिलती। ऑप्टिक एट्रोफी मिलती है? नहीं मिलती, ठीक है। तो होगा क्या इसमें? इल सस्टेन्ड प्यूपिल रिएक्शन होगा, मीन्स दैट मार्कस गन प्यूपिल होगा, RAPD प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक साइन हमने देखा भी था कि मार्कस गन होता है इसका। कंजेक्टिव ऑप्टिक एट्रोफी, अभी हमने देखा कि कंजेक्टिव ऑप्टिक एट्रोफी किसकी वजह से होती है? डिजीज़ ऑफ रेटिना एंड कोराइड, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी को रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, ठीक है, उसकी वजह से, मतलब रेटिना की डिजीज़ की वजह से कंजेक्टिव ऑप्टिक एट्रोफी होती है, ठीक हो क्या। अच्छा, उसके बाद आता है एंटीरियर इस्कीमिक ऑप्टिक एट्रोफी, ठीक है। अब अगर आपने जो दोई खोल के देखनी है उसमें देखना है कि एंटीरियर इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी की सिंपल सी बातें जो आपके कॉन्सेप्ट में होनी चाहिए वो ये कि एंटीरियर इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी जो होती है ना, ये दो तरह से होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था MCQ सॉल्व करते हुए कि इसमें जॉइंट सेल आर्थराइटिस की वजह से हो सकता है, और वो जो होती है इस्कीमिक एट्रोफी, उसकी दो टाइप्स होती है ना, एक आर्थराइटिस वाली होती है, मीन्स कि जॉइंट सेल आर्थराइटिस के साथ एसोसिएटेड होगी, दूसरी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, एनीमिया, हेमरेज, इन सब की वजह से हो रही होती है, ठीक है। तो अब जो है इन दोनों के अंदर क्या होता है? ऑल्टीट्यूडनल फील्ड इफेक्ट होता है। ऑल्टीट्यूडनल फील्ड इफेक्ट क्या होता है कि एक मतलब दो क्वाड्रेंट्स में फील्ड डिफेक्ट आएगा, मतलब कि फॉर एग्जांपल ये है ना एक क्वाड्रेंट में, इसकी मैं आपको मतलब कि या तो सुपीरियर में डिफेक्ट आएगा, ठीक है, या ये होगा कि मतलब दो क्वाड्रेंट्स में, या इन्फीरियरली, ठीक है, या सुपीरियरली, ये पूरे क्वाड्रेंट्स है ना, या तो हमारे सुपीरियर क्वाड्रेंट्स में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है कि इन्फीरियर वाले में आए। मतलब दो क्वाड्रेंट्स में जब डिफेक्ट आता है ना, तो उसको कहते हैं कि वो है ऑल्टीट्यूडनल फील्ड इफेक्ट, और ये एंटीरियर इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोट्रॉफी की न्यूरोपैथी की निशानी है, ठीक है। अपनी वो जतोई में खोल के देखें, वहाँ पे सिम्टम्स में लिखा हुआ है कि ऑल्टीट्यूडनल फील्ड इफेक्ट, ठीक है, इस प्रेजेंट इन एंटीरियर इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है यूनिलेटरल पेपिलोडीमा विद ऑप्टिक एट्रोफी ऑफ द अदर साइड कंप्राइजेस, ठीक है। जब मैंने आपको पेपिलोडीमा पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था फोस्टर कैनेडी सिंड्रोम होता है एक, जिसमें ये होता है कि दो आइज़ हमारी जब होती हैं तो अगर फॉर एग्जांपल एक साइड का ऐसे ट्यूमर बना हुआ है, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल पीछे से इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज हुआ, ठीक है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज हुआ, वो यहाँ तो जा ही नहीं सकता, ठीक है, यहाँ पे जाके इस साइड की पेपिलोडीमा करवा देगा, ठीक है, इस साइड की पेपिलोडीमा करवा देगा, लेकिन इसको कुछ भी नहीं होगा। तो इसमें होगा क्या कि एक साइड की यूनिलेटरल पेपिलोडीमा होता है। वैसे पेपिलोडीमा जो होता है बायलेटरल होता है, लेकिन ये वाला केस वो होता है यूनिलेटरल पेपिलोडीमा विद ऑप्टिक एट्रोफी ऑफ द अदर साइड बिकॉज ऑफ सम ट्यूमर। तो उसको हम क्या कहते हैं? फोस्टर कैनेडी सिंड्रोम, ठीक है। मैंने आपको बताया था पढ़ाते हुए, मुझे दो में भी लिखा हुआ है। विजन इज़ ग्रॉसली रिड्यूस्ड इन, विजन सबसे ज़्यादा कम किस में होती है ये बतानी है आपने। तो विजन इज़ ग्रॉसली रिड्यूस्ड इन पेपिलाइटिस, ठीक है। मैं आपको बताया था पेपिलिडीमा में क्या हो रहा था, आहिस्ता आहिस्ता विजन लॉस हो रही थी, और फिर जाके कहीं एंड में जाके विजन लॉस हुई थी। और फिर सूडोपेपिलाइटिस में जस्ट हाइपरट्रॉफी की वजह से हमें फील हो रहा होता है, बस एज सच उस तरह की विजन लॉस नहीं होती जिसमें पेपिलाइटिस में होती है, जिसमें ऑप्टिक नर्व पूरी की पूरी इन्फ्लेमेशन में गई होती है, ठीक है। और ये बात होती है। उसके बाद बुल्स आई मैंने आपको बताया था किस में होती है, क्लोरोक्वीन में होती है, याद कर लें इसको, ठीक है, बुल्स आई। उसके अलावा जो है टॉक्सिक एम्ब्लायोपिया इज़ कॉमनली प्रोड्यूस्ड बाय
ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है, इथैम्ब्यूटल। हमने ये बाकी नहीं पढ़े आइसोनियाज़िड वगैरह, इथैम्ब्यूटल ये तो आपको वैसे भी सॉल्व हो सकता है कि आई में कौन सी इन्वॉल्व होता है, इथैम्ब्यूटल, ई फॉर इथैम्ब्यूटल, ई फॉर आई, हमने याद किया हुआ है। इनलार्जमेंट ऑफ द ब्लाइंड स्पॉट अकर्स इन, ठीक है, ये किस में होता है, पेपिलिडीमा में, ठीक है। इसको मैं आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ। पेपिलिडीमा खोल लें अपने जितोई में और उसके हम जो है ना साइंस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पेपिलिडीमा जो है उसमें इसके साइंस देख लें कि इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। डिफरेंट स्टेजेस इसकी क्या होती हैं, सबसे पहले अर्ली पेपिलिडीमा होता है जिसमें बिल्कुल सिम्टम्स एब्सेंट होते हैं, विजुअल एक्टिविटी नॉर्मल होती है, पिपिलरी रिएक्शन नॉर्मल होता है। ऑफ्थेल्मोस्कोपिक फाइंडिंग में हमें थोड़ी सी जो है हाइपरडीमिया मिलती है, ब्लडिंग ऑफ डिस्क मार्जिन हमें मिलना शुरू हो जाती हैं, वीनस पल्सेशंस एब्सेंट होती हैं। फिर आता है अर्ली पेपिलिडीमा के बाद वी हैव द फुली डेवलप्ड पेपिलिडीमा जिसमें विजुअल एक्टिविटी जो होती है वो अभी भी नॉर्मल होती है, प्यूपिल रिएक्शंस अभी भी नॉर्मल होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे डिस्क में हाइपरडीमिया शो होना शुरू हो जाता है, ब्लड वेजल्स छुप जाती हैं और वीनस पल्सेशंस यहाँ पे हमें एब्सेंट मिलती हैं, ठीक है। और इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो होता है वो 20 to 25 मिलीमीटर मर्क्यूरी होता है, ठीक है। उसके बाद ये है कि हेमरेज मिलता है, इसमें हमें स्प्लिंटर और फ्लेम शेप्ड हेमरेज मिलना शुरू हो जाते हैं। फुली डेवलप्ड पेपिलिडीमा में एक्सुडेट्स, कॉटन वूल स्पॉट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, मैकुलर स्टार मिलना शुरू हो जाता है, जो मैंने आपको बताया था कि न्यूरो रेटिनाइटिस में भी होता है, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में भी होता है और पेपिलिडीमा तीनों में होता है, ठीक है। और पैटर्न्स लाइंस मिलती हैं हमें इसमें, और इसके अलावा हमें यहाँ पे सेंट्रल कप जो है वो ठीक मिलता है, ठीक है। लेकिन क्रोनिक स्टेज में क्या हो रहा है, विजुअल एक्विटी कम होती जा रही है। इसकी करेक्टरिस्टिक चीज़ जो क्रोनिक की है वो शैम्पेन कॉर्ड अपेयरेंस है डिस्क की, और ब्लाइंड स्पॉट इनलार्ज होता जा रहा है और विजुअल फील्ड जो है वो कंस्ट्रक्ट होती जा रही है। दिस इज़ द करेक्टरिस्टिक फॉर द पेपिलिडीमा, ठीक है। तो इसके अलावा एट्रोफिक में देखें कि विजुअल एक्टिविटी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है और डिस्क जो है वो ग्रे हो गई है बिकॉज एट्रोफी हो गई है अब। तो क्रोनिक पेपिलिडीमा में आपको क्या मिल रहा है, आपको डिस्क फील्ड की जो है वो फील्ड आपको कंस्ट्रक्ट होती हुई मिल रही है, ब्लाइंड स्पॉट आपको इनलार्ज मिल रहा है, अब विजन जो है वो इक्विटी ख़राब हो रही है, ठीक है। तो इसका इनलार्जमेंट और ब्लाइंड स्पॉट क्या है, पेपिलिडीमा है और क्रोनिक स्टेज में आ रही है, ठीक है। ब्लडिंग ऑफ डिस्क मार्जिन इज सीन टिपिकली इन के डिस्क मार्जिन जो है वो किस में आपको मिलेगी, ब्लडिंग, ठीक है। तो अभी आपने जो है अगर आप देखें तो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन आप खोल लें अगर अपना रेटिना का चैप्टर, तो वहाँ पे लिखा हुआ है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, ठीक है। उसके एंड वाली लाइन में उन्होंने मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन लिखा हुआ है, उन्होंने वहाँ पे बताया हुआ है कि मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन मींस दैट हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की जो 4th ग्रेड जिसको हम देते हैं, जिसमें पेपिलिडीमा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और उसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, ठीक है, और उसमें पेपिलिडीमा होता है। और ये मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में अभी हमने पेपिलिडीमा डिस्कस किया और हमने कहा कि डिस्क मार्जिन ब्लडिंग मिलती है और शुरू की स्टेज में मिलना शुरू हो जाती है, ठीक है। और अगर आप इसकी फिगर भी देखें पेपिलिडीमा की, तो वहाँ पे भी आपको डिस्क मार्जिन ब्लडिंग मिल रही है 16.3 फिगर में, ठीक है। तो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन हो गया, ठीक है। इसके अलावा पेपिलाइटिस खोल लें अगर आप अपना ऑप्टिक न्यूराइटिस का अगला जो टॉपिक है पेपिलाइटिस की, देखिए ऑप्टिक डिस्क इज़ स्वोलन हाइपरेमिक विद ब्लर्ड मार्जिन्स, मीन्स दैट पेपिलाइटिस में भी है। अब आप अपना एमसीक्यू ऑल ऑफ द अबव कर सकते हैं क्योंकि आपको 2 में कंफर्म हो गया, लेकिन आपने सूडोरेटिनाइटिस को भी देखना है। सूडोरेटिनाइटिस में मैंने आपको बताया था कि जो है क्या होता है कि एक्चुअली हाइपरमेट्रोपिया की वजह से जो लैमिना फिब्रोसा होता है वो एक्चुअली छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से वो कंजेशन हो जाती है वहाँ पे, और ऑब्वियसली डिस्क की मार्जिन वहाँ पे भी प्रेजेंट होगी, ठीक है। नॉर्मल कप टू डिस्क रेशो ये हमने देखा था कि 1:3 1/3 होता है, 3/10 होता है, 1/3 होता है, ठीक है। एंटीरियर इस्केमिक ऑप्टिक एट्रोफी अकर्स ड्यू टू, ये मैंने आपको कॉजेज़ बताए थे इसके कि एंटीरियर इस्केमिक ऑप्टिक एट्रोफी 2 तरह से होती है, आर्ट्राइटिस एसोसिएटेड होती है, नॉन आर्ट्राइटिस एसोसिएटेड होती है, जैसे कि हमने देखा था। और उसकी हम दोबारा से कॉजेज़ देख लेते हैं, अपना खोल लें। उसमें देखें आर्ट्राइटिस एसोसिएटेड तो जॉइंट सेल आर्ट्राइटिस में हो रहा है ना, और जो नॉन आर्ट्राइटिक है उसमें कॉजेज़ आपकी जो जितोई में लिखी हुई है वो हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ है, हाइपरलिपिडीमिया है और कोलेजन वेस्कुलर डिजीज़ है। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको जोगी में दिखाई थी कि क्लोज एंगल ग्लूकोमा अगर निगलेक्टेड हो, ठीक है, और स्वीयर एनीमिया आफ्टर मैसिव हेमरेज, ठीक है, ये भी इसमें जो है कॉजेज़ ऐड कर लें ताकि जब आप रिवाइज़ करें तो आपको ये याद हो। तो इसमें निगलेक्टेड क्लोज एंगल ग्लूकोमा भी होगा, टेम्पोरल आर्ट्राइटिस भी होगा, स्फीयर एनीमिया भी होगा, तो ऑल ऑफ द अबव। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेपिलाइटिस इज़
पेपिलाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अगर आप अपना पेपिलाइटिस ऑप्टिक न्यूराइटिस का चैप्टर खोलें, टॉपिक खोलें, तो उसमें ऑप्टिक न्यूराइटिस में आपको कॉज मिलेंगे बहुत ज़्यादा। उनमें कॉजेज़ डिस्कस कर लेते हैं। एमसीक्यूज़ करते हुए ना आपकी बहुत सी चीज़ें रिवाइज़ हो जाती हैं। तो देखें, ऑप्टिक न्यूराइटिस जो है उसकी कॉजेज़ में देखें, डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स हैं, इन्फेक्शंस हैं, पैरा इन्फेक्शंस हैं, कंटेजियस इन्फ्लेमेशन है। डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स में क्या है? आपके आइसोलेटेड ऑप्टिक न्यूराइटिस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, डेविक्स डिजीज़ है, ठीक है। और इन्फेक्शंस में आपके वायरसेस वगैरह हो जाएंगे, पैरा इन्फेक्शंस में मीजल्स मम्स वगैरह है, पोस्ट इम्यूनाइजेशन, और कंटेजियस में आपके मेनिंजेस और बेटोसाइनसिस, ठीक है। और वहाँ से इन्फ्लेमेशन होकर यहाँ पे आ जाए। अब यहाँ पे मल्टीपल स्क्लेरोसिस की लाइन में आप देखें कि इट इफेक्ट्स द ब्रेन एंड ऑप्टिक नर्व, इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑप्टिक न्यूराइटिस, ठीक है। तो ये आपका एमसीक्यू है, मार्क कर लें अपनी बुक पे भी। फिर ट्रीटमेंट ऑफ रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस, ये हमने देखा था कि इसमें हम रेट्रोबल्बर इंजेक्शन भी देते हैं डेक्सामेथासोन का, ठीक है। इसमें हम वाइटामिन भी देते हैं, वाइटामिन 1, B6 और B12। और ये अगर आपका पूछे ना मल्टीपल स्क्लेरोसिस का क्या ट्रीटमेंट है, तो यही होगा कि रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से मोस्टली होता है। और वेज़ोडाइलेटर्स भी हम दे रहे थे, लेकिन एंटीबायोटिक्स हम नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा B। टॉक्सिक एजेंट इन मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग इज़ फॉर्मेल्डिहाइड, ये मैंने आपको बताया था। इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ द मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग इंक्लूड्स इथाइल अल्कोहल। वैसे इमीडिएट ट्रीटमेंट इसका क्या होता है? गैस्ट्रिक लिवाज होता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने नहीं लिखा हुआ। हमने देखा था गैस्ट्रिक लिवाज होता है, इथाइल अल्कोहल होता है, और हम उनमें देते हैं पेशेंट को अल्कलाइन एजेंट्स, ठीक है, अल्कली देते हैं। तो यहाँ पे वो बाकी दोनों नहीं है, तो हमने इथाइल अल्कोहल कर दिया। वैक्सी डिस्क आपको किस में मिलती है? येलो कलर की, आपको पता भी है कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में मिलती है। ये रेटिना के चैप्टर में से आया हुआ है। मार्कस गन प्यूपिल जो है किसका डायग्नोस्टिक होता है? आपको मैंने बताया था रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस का। पोस्ट न्यूराइटिक ऑप्टिक एट्रोफी जो होती है वो किस में होती है? मैंने आपको बताया था पेपिलाइटिस में और पेपिलिडीमा में, ठीक है। ये उसमें से आया हुआ है ऑप्टिक एट्रोफी में से, और मैंने उसको डिस्कस किया था आपके साथ। ग्लायोमा जो ऑप्टिक नर्व का होता है वो मैंने आपको बताया था कि 2 to 5 ईयर्स में होता है, कंजेनिटल होता है और सेल्फ लिमिटिंग होता है, गुड प्रोग्नोसिस का होता है, हमें वेट करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है। ऑल ऑफ द अबव। सेकेंडरी ऑप्टिक एट्रोफी जो होती है वो किस वजह से होती है? अकॉर्डिंग टू योर जतोई, उन्होंने क्या लिखा हुआ था? पेपिलिडीमा और पेपिलाइटिस, ठीक है। उन्होंने जो है पेपिलिडीमा और पेपिलाइटिस लिखा हुआ था। जिन्होंने जतोई पढ़ी होगी वो ऑब्वियसली इस एमसीक्यू क्लिक करेंगे, जिन्होंने जोगी पढ़ा हुआ है वो ऑब्वियसली जो है इंजरी और डायरेक्ट प्रेशर को क्लिक करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये वाली जो पेपिलिडीमा और पेपिलाइटिस हैं ये जो है पोस्ट न्यूराइटिक है, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपके एमसीक्यूज़ में ये नहीं आता, मतलब फॉर एग्जांपल आपके एमसीक्यूज़ में इंजरी और डायरेक्ट प्रेशर नहीं देते, कुछ जतोई से एमसीक्यू बना देते हैं, तो अब आप ऑब्वियसली पेपिलिडीमा को सर्च करोगे, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ द रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस इंक्लूड्स, मैंने बताया था हिस्टेरियो और मैलिग्नेंट। पेपिलिडीमा कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द पेपिलाइटिस बाय द फॉलोइंग फीचर्स, ठीक है। तो अब हम इसका टेबल डिस्कस कर लेते हैं बुक से, जतोई से, ठीक है। तो अपनी जतोई का टेबल डिफरेंसेस का खोल लें, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें, पेपिलिडीमा जो होता है ना ये ग्रेजुअली होता है, आहिस्ता आहिस्ता होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। पेपिलाइटिस जो होता है ये सडन होता है, ठीक है। पेपिलिडीमा के साथ पेशेंट जो है, क्योंकि उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर वगैरह राइज हुआ होता है, तो वो हेडेक, नोज़िया, वॉमिटिंग के साथ आ रहा होता है, ठीक है। पेपिलिडीमा जो होता है ये बायलेटरल होता है, ये भी आप लिख लें। और पेपिलाइटिस होता है यूनिलेटरल होता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं पेपिलिडीमा के, फॉर एग्जांपल फॉस्टर कैनेडी सिंड्रोम हमने डिस्कस किया था, और सूडो फॉस्टर कैनेडी सिंड्रोम डिस्कस किया था, उसमें ये यूनिलेटरल होता है, ठीक है। इसके अलावा जो विजन लॉस होता है वो ट्रांसिएंट अटैक्स आते हैं ब्लड विजन के, और आहिस्ता आहिस्ता विजन लॉस होती है पेपिलिडीमा में, जबकि पेपिलाइटिस में मार्क्ड लॉस ऑफ विजन होती है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें पेन एंड रेड पेन की, तो पेन किस में होती है? पेपिलाइटिस में, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है, ठीक है। और ऑक्यूलर मूवमेंट्स के साथ साथ पेन हो रही होती है पेपिलाइटिस में, मोस्ट कॉमनली किसके साथ? रेट्रोबल्बर के साथ, ठीक है। रेट्रोबल्बर क्यों? क्योंकि वो आपके इंट्राक्रेनियल पार्ट में, इंट्राऑर्बिटल पार्ट में है उसका पार्ट रेट्रोबल्बर, तो वहाँ पे हमारे मसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऑक्यूलर मूवमेंट्स के साथ जो पेन होगी वो ज़्यादा किस में होगी? रेट्रोबल्बर में होगी, ठीक है। इसके अलावा विजुअल एक्टिविटी, कलर विजन, प्यूपिल रिएक्शन और विट्रस, ये सारे नॉर्मल होंगे पेपिलिडीमा में। लेकिन क्या हो रहा है कि विजुअल एक्टिविटी, कलर विजन, प्यूपिल रिएक्शन, विट्रस, ये सारे जो हैं एबनॉर्मल हमें मिलेंगे पेपिलाइटिस में। पेपिलाइटिस में हमें विजुअल एक्टिविटी कम मिलेगी, कलर विजन डिफेक्टिव मिलेगा, प्यूपिल रिएक्शन RAPD प्रेजेंट होगा। और उसमें से भी हमने डिस्कस किया कि रेट्रोबल्बर जो होता है पेपिलाइटिस, उसमें RAPD जो होता है मार्कस गन प्रेजेंट होता है, ठीक है, और उसका डायग्नोस्टिक होता है। विट्रस में जो सेल्स होते हैं पोस्टीरियर विट्रस में, वो हमें पेपिलाइटिस में मिलते हैं। ऑप्टिक डिस्क की बात की जाए तो पेपिलिडीमा जो होता है उसमें डिस्क एडिमा मिलता है, और ब्लडिंग
स्टार्टिंग पे मिलती है, लेकिन ये है कि शुरू में सेंट्रल कप रिटेन रहता है, और पेपिलाइटिस में जो है हमें डिस्क एडिमा, दोनों में मतलब सेम ही मिल रहा है। उसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन की पेपिलाइटिस है, न्यूरोरेटिनाइटिस है, या हमारे रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस है, उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा चेंज होगा इसका ऑप्टिक डिस्क का। फिर इन्वेस्टिगेशन जो हम करते हैं विजुअल फील्ड्स में, तो हमें क्या मिलता है, पेपिलिडीमा में इलार्ज मिलता है ब्लाइंड स्पॉट, और जो हमारा होता है पेपिलाइटिस उसमें क्या होता है, सेंट्रल स्कोटोमा या सेंट्रोसीकल स्कोटोमा मिलता है। ठीक है, अब CT-MRI जो होता है उसमें हमें पेपिलिडीमा में इंट्राक्रेनियल स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन मिल सकती है, या कोई भी दूसरे साइंस हमें मिल सकते हैं, जबकि पेपिलाइटिस में हमें ज़्यादातर माइलिनेटिंग जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है उसकी साइंस मिलेंगे, डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स के। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हमें पेरीवेंट्रिकुलर लीजन्स मिलती हैं और इस तरह के। ठीक है, उसके अलावा जो CSF ओपनिंग प्रेशर होगा वो किस में रेज होगा, पेपिलिडीमा में। ठीक है, और विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल जो होगा वो किस में एबनॉर्मल होगा, पेपिलाइटिस में। ठीक है, पेपिलाइटिस में विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल जो होता है वो एबनॉर्मल होता है, इसके साइंस में भी लिखा हुआ है। तो एज अ होल हमने ये सारे MCQs में ये हमने डिस्कस कर लिया, ताकि अगर इसमें से कोई भी MCQ आता है तो हमारा सॉल्व हो जाए। पेपिलिडीमा कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द पेपिलाइटिस बाय द फॉलोइंग फीचर्स। ग्रेजुअल ऑनसेट विथ फ्लो प्रोग्रेस, बिल्कुल ठीक बात है। बायोलेटरल होता है पेपिलिडीमा, बिल्कुल ठीक बात है। अदर साइंस ऑफ CNS इन्वॉल्वमेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंट्राक्रेनियल स्पेस हो सकती है, कोई लीजन हो सकता है इंट्राक्रेनियल स्पेस में, और नॉसिया, हेडेक, वॉमिटिंग वगैरह होती है। इस तरह की चेंजेस जो हैं वो पेपिलिडीमा में होती हैं। तो ऑल ऑफ द अबव। कॉमन कॉजेज ऑफ पेपिलिडीमा इंक्लूड, पेपिलिडीमा के अगर कॉजेज़ खोल के देख लें तो उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि वी हैव द इंट्राक्रेनियल स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन हो सकती है। ठीक है, बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन हो सकती है, इम्पेयर्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सर्कुलेशन हो सकती है, इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन हो सकता है, इंट्राक्रेनियल हैमरेज हो सकता है जिसमें मोस्ट कॉमनली सबरेक्नॉइड हैमरेज है, हेड इंजरी हो सकती है, सिस्टेमिक कंडीशन हो सकती है, फॉर एग्जांपल मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन हमने देखा था कि क्या होता है, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की 4th स्टेज होती है। ठीक है, उसमें भी ये प्रेजेंट होगा। और हेड इंजरी में और ये हो गया, और टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, फीमेल्स में ऑब्वियसली, ट्यूमर्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में, और हाइपरविटामिनोसिस, विटामिन A टॉक्सिसिटी। तो एज अ होल अगर आप देखें तो इंट्राक्रेनियल ट्यूमर भी इसका कॉज बन रहा है, सब ड्यूरल हेमाटोमा भी बन रहा है, ग्रेड 4 जो है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी भी इसकी कॉज होगी। ऑल आर ट्रू ऑफ द पेपिलिडीमा एक्सेप्ट। पेपिलिडीमा जो होता है इसमें क्या मिलता है आपको, क्या नहीं मिलता। ठीक है, इसमें सडन पेन लॉस ऑफ विजन नहीं होती, इसमें ग्रेजुअल पेन लॉस ऑफ विजन होती है। बाकी डिस्क पे एडिमा भी मिलता है, ट्रांसिएंट ब्लरिंग ऑफ विजन में मिलती है, वेस्कुलर एनलार्जमेंट में मिलती है। फिर आता है इनलार्जमेंट ऑफ द ब्लाइंड स्पॉट इज़ अ साइन ऑफ, यह तो आपको पक्का याद हो गया पेपिलिडीमा में। और यही आपसे पूछा जाए कि सेंट्रल जो स्कोटोमा होता है या सेंट्रोसीकल स्कोटोमा होता है वो किस में होता है, वो पेपिलाइटिस में होता है। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज ऑल ऑफ द अबव, गैस्ट्रिक लिवाज, इथाइल अल्कोहल, अल्कली। कंसेक्यूटिव ऑप्टिक एट्रोफी अकर्स फॉलोइंग, मैंने आपको बताया था कि इसमें रेटिना, और पीछे भी इसका MCQ आया था, और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा भी हो सकता है, करवो भी हो, कराओ भी हो सकता है। ठीक है, वैसे इसका जो है जो CRAO है ना, ये एक्चुअली आपका उसमें भी आएगा, मतलब कि जो इसकी स्कीमिक फॉर्म है। ठीक है, उसमें भी आएगा, लेकिन कंसेक्यूटिव जो है ये आपकी, वैसे वो जो CRAO है वो हमारा जो है वो भी है ना, मतलब रेटिना की डिजीज़ भी है, तो 29 का C है। ठीक है, हाँ C ही है, क्योंकि रेटिना की डिजीज़ है ना, तो रेटिना की तो ये भी डिजीज़ है, इस वजह से दोनों में इंक्लूड होगा ये। एंटीरियर इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी जो है इसकी क्या कॉजेज़ होती हैं, तो ये सारी आपने देखी हैं कि सारी कॉजेज़ होती हैं, ऑल ऑफ द अबव। इसको हम ऑप्टिक पाथवे के साथ ही करेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे थोड़े से सिनेरियोज डिस्कस कर लेती हूँ, तो आपने मुझे बताना है कि ये क्या है। अ वुमेन एज 21 ईयर्स, ठीक है, क्या हुआ है उसे, हेडेक हो रहा है, ब्लडिंग ऑफ विजन हो रही है, फंडस में हमें क्या मिल रहा है, बायलेटरल डिस्क स्वेलिंग मिल रही है, बायलेटरल डिस्क स्वेलिंग, दोनों साइड की डिस्क स्वेल हुई हुई हैं, और हेमरेजेस हैं। तो क्या होगा, बायलेटरल है, हेडेक है, विजुअल एक्विटी कम है, ठीक है, और हेमरेजेस भी हैं, तो ये क्या होगा, पेपिलिडीमा होगा। ठीक है, और इसमें जो है फॉस्टर कैनेडी सिंड्रोम नहीं होगा, क्योंकि वो यूनिलेटरल होता है। ठीक हो गया, बस ये इसका थोड़ा सा डिफरेंस था, पेपिलिडीमा होगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू ऑफ द ऑप्टिक न्यूराइटिस। तो ऑप्टिक न्यूराइटिस की जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बार बार MCQs में आती है, वो पूछते हैं कि इसमें से कौन सी चीज़ है जो ऑप्टिक न्यूराइटिस में होगी, जो हमें बताती है कि ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व हुई हुई है, तो दैट इज़ RAPD। ठीक है, और उसमें से भी मोस्ट स्पेसिफिकली अगर हम जाएँ तो रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस। ठीक हो गया, मार्कस गन प्यूपिल। फिर आता है कि
जो MCQ है वो ये कि 19 ईयर्स ओल्ड बॉय जो है फेल ऑफ हिज फ्रेंड्स शोल्डर्स, बेहोश हो गया एकदम से, और फिर उसको जो है अब क्या मतलब IV ड्रग टू रिड्यूस द इंट्राओकुलर प्रेशर हम क्या देंगे, जल्दी जल्दी जो हमने देनी होती है वो IV मैग्नीटोल होती है। ठीक हो गया। उसके बाद है कि 45 ईयर्स ओल्ड फीमेल है और उसको हेडेक नोज़िया वॉमिटिंग चल रही है। पेपरिडीमा में ये हेडेक नोज़िया वॉमिटिंग चलती होती है। ठीक हो गया। तो अब जो है वो ज़्यादा हो जाती है जब वो हैवी ऑब्जेक्ट्स उठाती है, उससे ब्लैकिंग आउट होती है विजन में। ठीक है, मतलब ये भी पेपरिडीमा के साइंस हैं कि 2 दफ़ा उससे ब्लैकिंग आउट ऑफ विजन होती है, ऐसे लगता है काला पर्दा आ गया सामने। CT और MRI पे हमें कोई जो है मास नहीं मिला। इट मीन्स दैट अगर MCQs में उन्होंने दिया हो स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन तो आप नहीं जाओगे उसकी तरफ। ठीक है, और इसके अलावा यह है कि इसमें बिनाइन इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन इसका आंसर होगा, कि जिसमें एक्चुअली बिनाइन इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन लीड टू पेपरिडीमा। ठीक है, फिर आता है कि अ मिडल एज्ड मैन कंप्लेन्स दैट ही हैड ट्रांजिएंट ब्लरिंग ऑफ विजन इनिशियली। ठीक है, विच प्रोग्रेस टू प्रोफाउंड विजुअल लॉस। अब उसे बहुत ज़्यादा विजुअल लॉस एकदम से हो गया। अब क्या हुआ कि उसकी जो प्यूपिल है वो कंस्ट्रिक्ट नहीं सही तरह करी, मतलब कि उसमें ना मार्कस गन प्यूपिल है। ठीक है, तो ऑप्टिक डिस्क पे हमें कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं मिले, तो ये क्या होगा, रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस। इस तरह के जो है ना ये आते होते हैं इसके सिनेरियोज, तो मैंने कहा आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। उसके बाद जो MCQ में सिनेरियो इस तरह से आ सकता है कि A 26-year-old female complains of headache, projectile vomiting, transient vision loss for 1 year. On examination, both optic discs are swollen. तो आप सबसे पहले क्या चेक करोगे, उसका इंट्राओकुलर प्रेशर एग्जामिन करोगे, क्योंकि पेपरिडीमा का केस है, हेडेक नोज़िया वॉमिटिंग हो रही है, ऑप्टिक डिस्क स्वॉलन भी मिल रही हैं, तो हम इंट्राओकुलर प्रेशर मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले हम यही करेंगे। उसके बाद आता है, उससे हमें ये पता चल जाएगा ना कि पीछे कोई इंट्राक्रैनियल प्रेशर वगैरह तो नहीं राइज हुआ इस तरह से। ठीक है, अच्छा इसके अलावा ये है कि 30 ईयर्स ओल्ड मेल फीमेल प्रेजेंटेड विद डिक्रीज्ड विजन इन द राइट आई। ऑन एग्जामिनेशन हमें क्या मिला, RAPD मिला, स्वॉलन ऑप्टिक डिस्क मिली। ठीक है, तो इसमें ये होगा कि RAPD प्रेजेंट है और उसी तरह विजन लॉस है, तो RAPD किसकी तरफ लेके जाएगा, ऑप्टिक न्यूराइटिस की तरफ, ना कि पेपरिडीमा की तरफ। तो ऑप्टिक न्यूराइटिस, और उसको हम किस तरह से ट्रीट करेंगे, स्टेरॉइड्स से। ठीक है, एंटीबायोटिक्स नहीं हम देते ऑप्टिक न्यूराइटिस में, ये भी याद रखना है। इसके अलावा एक सिनेरियो रह गया लास्ट डिस्कस करना है। 55 ईयर्स ओल्ड टीचर है और वो कंप्लेन कर रहा है विजन लॉस, कह रहा है कि 1 घंटा हो गया मेरे ना ऐसे विजन लॉस फील हो रही है, सर में बहुत शदीद दर्द है और टेम्पल्स पे मुझे पेन हो रही है और डबल विजन हो रही है, डिप्लोपिया हो रहा है, टेम्पल्स पे पेन हो रही है, विजन लॉस एकदम से हो रही है, थोड़ी देर की हिस्ट्री है। ठीक है, तो इस तरह से जो जा रहा है ना सारा, हेडेक है और इस तरह का सारा, तो ये डबल विजन है, ये टेम्पल्स पे, ये जॉइंट सेल आर्थराइटिस का केस होता है। आपने अगर पैथो में जॉइंट सेल आर्थराइटिस पढ़ा है ना तो ये आपको पता होगा, और ये एक्चुअली आपके जॉइंट सेल आर्थराइटिस की तरफ लेके जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑप्टिक न्यूराइटिस। इसके जो पास्ट UHS का MCQs हैं वो हम ऑप्टिक पाथवे जो है ना, विजुअल पाथवे, उसके साथ ही डिस्कस करेंगे।